वहीं संघ की शाखाओं में सरकारी कर्मचारियों को जाने की छूट देने और कांवड़ यात्रा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर हमारे संवाददाता शोएब रजा ने एआईएमआईएम चीफ अजदुद्दीन ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ओवैसी ने कहा कि कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को पहचान बताने वाले यूपी सरकार के आदेश पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हो, लेकिन सरकार किसी न किसी बहाने मुसलमानों को परेशान करना जारी रखेगी। ओवैसी ने भी कहा कि हिंदू मुसलमान करने के बाद भी बीजेपी की सीटें लोकसभा में कम हुई, इसके बावजूद बीजेपी सबक सीखने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी जी मौजूद है। सर, सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया, हमने देखा कि एक दुकानों पर, ठेलियों पर नाम की प्लेट लिखने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम रोक लगाई, आपको लगता है कि मामला यहाँ रुक जाएगा या फिर जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी वो हो चुका है? नहीं, देखिए, अगर हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बीजेपी और संघ मुसलमानों को तंग करने से बाज आ जाएगा, तो नहीं। वो नई नई हरकतें कर रहे हैं और कोशिशें करते रहेंगे, मगर आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही फैसला है। और हम शुरू से ये कह रहे थे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने इक़दाम किया है। सोशल बॉयकॉट मुसलमानों का हो रहा है, वो आर्टिकल 17 का वायलेशन है, आर्टिकल 21 और 19 और आर्टिकल 15 का वायलेशन, डिस्क्रिमिनेशन है, ये मुसलमानों से अपार्थाइड है। और बीजेपी झूठ बोल रही थी, वहाँ पर मुसलमानों का इकोनॉमिक बॉयकॉट हो रहा था। और आप ही ने तो रिपोर्ट किया था, आपके चैनल ने, कि वहाँ पर इस यूपी पुलिस के डायरेक्टिव के बाद, योगी गवर्नमेंट के फैसले के बाद, कई मुजफ्फरनगर के ढाबों से मुसलमानों को नौकरी से निकाल के फेंक दिया गया। तो ये सब तकालीफ उठा रहे थे और ये सब हो रहा था वहाँ पे, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ पे। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि भाई धार्मिक आज़ादी इतनी तो होनी चाहिए कम से कम कि अगर कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, आस्था है, शुद्धता, पवित्रता, ये तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो देखें भाई कि किसके पास खाना है, किसके पास नहीं खाना है। नहीं, देखिए, किसी को एतराज़ नहीं है किसी की आस्था पर, किसी की कावड़ यात्रा पर, किसी के मजहबी रसूमात को जो अदा करते हैं, किसी को एतराज़ नहीं है। एतराज़ उस वक्त होता है जब सरकार जो है, जिसका कोई मज़हब नहीं होना चाहिए, वो एक समुदाय, एक मज़हब की तायद में खड़ी हो जाती। अब पवित्रता की बात करते हैं, तो क्या रमज़ान पवित्र नहीं है? क्या रोज़दार पवित्र नहीं है? क्या ईसाई जो ईस्टर में, लेंट में जो फास्टिंग करते वो नहीं है? जो सिख अपने मजहबी रसूमात करते वो पवित्र नहीं है? आप कौन होते डिसाइड करने वाले? तो ये डिस्क्रिमिनेशन की बुनियाद पर और नफ़रत की बुनियाद पर और इन गरीब मुसलमानों को बेरोज़गार करने के लिए, दौलतमंद मुसलमानों के पीछे नहीं है, ये गरीब मुसलमान हैं जो जिनको अपना घर चलाना है, जिनको अपना पेट भरना है, तो वो ये उनको आप महरूम करना चाह रहे। एक एसएसपी के आदेश से पूरा मामला शुरू होता है मुजफ्फरनगर के, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उज्जैन तक पहुंच जाता है। इसके पीछे आपको क्या चीज़ें नज़र आती है? सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है। नहीं, इसके पीछे सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जितना हो सके मुसलमानों को तंग करो, इनको और गरीबी में मुब्तला कर दो। इनके जो होटलें हैं, छोटे ठेला बंडी है, जहाँ पर वो समोसा और ये सब बेचते हैं, चाय बनाकर बेचते हैं, उनको महरूम कर दिया जाए। तो नफ़रत की बुनियाद पर ये फैसला लिया गया। और बीजेपी सबक नहीं हासिल कर रही है लोकसभा के इलेक्शन के बाद, मगर वही पुरानी रविश पर बीजेपी आ चुकी है। नफ़रत, मुसलमानों को कैसे दबाया जाए, और ख़ास तौर से इस फैसले से गरीब मुसलमानों को वो तकलीफ दे रहे हैं। बीजेपी के जो साथी है, जो दल है एनडीए के, वो हर कोई मुखालफत में है। जेडीयू ने इसकी मुखालफत दर्ज कराई। चौधरी जो जयंत सिंह की, अगर जयंत की बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी मुखालफत दर्ज कराई कि भाई अब क्या कुर्ते पर लिख दें और तब हाथ मिलाएंगे, ये तमाम चीज़ें। तो आपको लगता है कोई दबाव में अब सुप्रीम कोर्ट का भी अंतरिम आदेश आ गया? देखिए, ये बात, जो फैसला लिया गया है, इससे एक बात जाहिर हो रही कि ये एनडीए की गवर्नमेंट तो नाम की है, मगर बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको हासिल करने के लिए बीजेपी पूरे काम कर रही है। तो अब ये नहीं मालूम ये अलाइंस कितने पावरफुल हैं, कितना बीजेपी को रोक पाएंगे, असरअंदाज हो सकेंगे, मगर इस मामले में तो नहीं रोक पाए। लेकिन ये बयान तो दे रहे हैं। जयंत चौधरी का बयान बड़ा वायरल हुआ, कल हमने देखा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, सरकार जल्दबाजी में फैसले ले रही, वापस लो, ये तमाम बातें कह रहे हैं जयंत। तो
ऐसा है ना कि बहैसियत एक भारत के एक मुसलमान के, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं एक भारत का मुसलमान हूँ। मैंने ऐसी बहुत बातें सुनी हैं, मेरे कान पक चुके हैं। तो हमने ये बहुत सुनी है बातें, तो ठीक है, सुनते रहेंगे, देखेंगे क्या होता। मगर ये इनके बोलने के बावजूद भी अगर ऐसा हो रहा है तो ये इनको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था। अब ये बोलने के बाद अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये इनको ही गलत मैसेज जाएगा इनकी स्टैंडिंग के बारे में। अच्छा, एक सवाल इसको लेकर है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में या प्रोग्राम में सरकारी जो मुलाजिम हैं उन पर बैन था, उसको हटा दिया इस सरकार ने, और आरएसएस की तरफ से भी बयान आया कि भाई ये पहले हट जाना चाहिए था। क्या इसमें खराबी नज़र आती है? देखिए, ये जो इनके एक लीडर ने एक्स पर पोस्ट डाला कि 1966 में पार्लियामेंट पर जो काऊ के खिलाफ एक कानून बनना चाहिए, वहाँ पर धरना हुआ था। ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक़्त पार्लियामेंट पर हमला हुआ था, 1.5 से 2 लाख जमा हो गए थे और पार्लियामेंट की गेटों को बंद कर दिया गया था और पार्लियामेंट पर हमला हुआ था और उसमें 6 से 7 लोगों की मौत हुई। और उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे गुलजार नंदा को इस्तीफ़ा देना पड़ा। फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जिसमें गोलवालकर मेंबर थे, और उसके बाद जो है देश में 66 के बाद ही ये सब कानून बनना शुरू हो गए। फिर उसके बाद यूएपीए बन गया। तो अब आप बताइए कि एक बीजेपी ये बोलती है, फिर कांग्रेस ये है, तो इसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद उनको बैन कर दिया गया। अब जब आप एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो जमात इस्लामी भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, कई कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन पे से बैन हटाइए ना। तीसरी बात यह है कि आरएसएस पर नेहरू और पटेल ने बैन क्यों लगाया था महात्मा गांधी के कत्ल के बाद? उनको इस बात पर राजी कराया, उन्होंने मानना पड़ा कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। आर्टिकल 1, 2, 3 सब उनके पास है। उनको कहा गया कि आप भारत के संविधान को मानेंगे, उन्हें माना। नेशनल फ्लैग को मानो, माना। उनसे कहा गया तुम पॉलिटिक्स हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने माना। उसके बाद बैन हटा गया। मगर इस बात को याद रखना चाहिए कि आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो रोज उसको जो उनकी प्रार्थना बोली या ओथ लेते हैं, पहले वो मराठी में था, फिर मराठी संस्कृत में हुआ। संस्कृत में जो आज भी वो लोग ओथ लेते हैं उसमें क्या कहते हैं? हिंदू राष्ट्र, हिंदू रिलीजन। तो वो तो इंडियन नेशनलिज्म के कंप्लीट ऑपोजिट है। अब आपको एग्जांपल देता हूं। एक शहर का एक पुलिस कमिश्नर है, विजयदशमी का फेस्टिवल होगा, अब जाकर पुलिस कमिश्नर अगर हथियारों की पूजा करेगा तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? और याद रखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट कौन है? गवर्नमेंट सर्वेंट पॉलिटिशियन तो गवर्नमेंट भी हो जाती है, मिनिस्टर भी हो जाता है। तो ये इनका है। तो आप जमात इस्लामी हटाइए, कई कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको भी दीजिए। और एक बात याद रखिए, जितने भी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का यूनिफॉर्म होता है ना, उन पर बैन रहना चाहिए। आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, आप यूनिफॉर्म है ना आपका, तो फिर आप कैसे अलाउ करेंगे उनको? क्या मैसेज दे रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों को भी ड्रेस पहननी, आप वही करना चाहेंगे ना, आप वही करना पड़ेगा। तो आप तो अब ये तो बीजेपी, अभी तो अलाइज को सोचना है। इतने इनके अलाइज हैं, क्या वो इस फैसले से मुत्तफिक हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल बजट को लेकर है। बजट पेश होने जा रहा है कि क्या तवक्को, किस तरह की उम्मीद है? क्योंकि बहुमत की सरकार नहीं है, सहयोगी दल भी है, बार बार जिक्र हो रहा है। देखिए क्या होता है कल। इनके पास तो हालात तो बहुत बुरे हैं। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपके मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये क्या करेंगे कल पता चलेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे जिससे भारत की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ये जो बीजेपी बोलती है ना कि हम 5 साल के बाद तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, जितना जीडीपी हो जाएगा, क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, भाई सब आज ठीक है अपनी जगह पे, 247 तक डेवलप। नहीं सब ठीक है। ये बताइए इनकम क्यों नहीं बढ़ रही लोगों की? लोगों के पास पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सब आप इतना बाजा बजाते हैं, फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? तो आपने यहाँ पर बोलते ना क्रोनी कैपिटलिज्म, ऑलिगार्क्स को बनाने की जिम्मा शुरू हुआ था यूपीए के टाइम पर। अब तो बीजेपी ने उरूज पर लेके चले ऑलिगार्क्स को।